नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं गणित की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और पूरा लेवल 1 के लिए रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों की गणित को साथ साथ कराने जा रहा हूं। हमारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है और जो पात्रता का सिलेबस है उसमें केवल 2 ही प्रश्नावलियों का अंतर है। याद रखना, मैं जब थंबनेल लगाऊंगा साथियों वीडियो पर तो लिख दूंगा कि ये प्रश्नावली पात्रता के लिए है और ये प्रश्नावली मुख्य परीक्षा के लिए है। तो आप लोग आज से अपनी मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट कर दीजिएगा। और साथियों, मेरे पास देखिए संसाधनों का अभाव है। पहली चीज़, मेरे पास केवल एक मोबाइल है और उस मोबाइल से ही मैं आप लोगों के लिए ये एजुकेशन प्रदान कर रहा हूँ। अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे तो साथियों मैं भी आपके लिए संसाधनों की सुविधा अच्छे से कर पाऊँगा। आपके लिए पेन टेप या फिर लैपटॉप या पैनल बोर्ड की सुविधा कर पाऊँगा कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा हौसला तो देखिए कम से कम कि मैं एक छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए पूरा रीट का कोर्स करवा रहा हूँ। ये मेरा हौसला है और मैं हार नहीं मानता किसी चीज़ को करने के लिए। तो आपको भी हार नहीं माननी है। बस जो भी परिस्थिति हो हमको अपनी स्टडी को बनाए रखना है। परिस्थितियों से मोहताज होकर ही व्यक्ति हर हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आपको भी मोटिवेट होना है और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए अधिक से अधिक संसाधन अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। और अगर मेरा चैनल आप लोग एक साथ पूरी तरीके से विजिट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके लिए आगे पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैथमेटिक्स का जैसे भी मेरे पास सुविधा है। तो आप लोग इस सुविधा का आनंद लें अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रश्नावली हमारी है साथियों वो है हमारी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी मैथमेटिक्स में चाहे पात्रता ले लो चाहे मुख्य परीक्षा ले लो, दोनों में एक जैसी है। कोई सिलेबस में इसके में अंतर नहीं है पहली प्रश्नावली में। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो आप लोग क्लास को लगातार देखते रहें। लगभग 4 या 5 दिन का ये टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम काफ़ी लंबी प्रश्नावली है तो इसके नोट्स में आप लोगों को हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जोड़ दूंगा, ठीक है ना। चिंता मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको आप लोग। और अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि नंबर सिस्टम जो है उसमें आती क्या क्या चीज़ें। सम्मिश्र संख्या आती है। देखो, अगर हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी एक लंबी अवधारणा है सम्मिश्र संख्या की। और सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया था 2 संख्याओं में, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली पूर्ववत क्लासों के अंदर कि वास्तविक संख्या जो है वो हमारी रियल नंबर है और काल्पनिक संख्या जो होती है यानी इमेजनरी नंबर, तो ये कौन कौन सी होती हैं। देखो, काल्पनिक संख्याओं के अंदर ऐसी संख्याएं आती हैं जो रूट के अंदर होती हैं, नेगेटिव के क्या होता है, माइनस होता है। रूट के अंदर अगर किसी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो वो सब की सब क्या होंगे, काल्पनिक संख्या होंगी। और काल्पनिक संख्याओं के उल्लेख के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं हमारी इस प्रश्नावली के अंदर। हम केवल क्या बात करेंगे, रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। अब रियल नंबर को भी आगे साथियों 2 भागों में डिवाइड किया गया था, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। 2 भागों में बांटा रियल नंबर को, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याओं को भी डिवाइड किया गया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई परिमेय संख्या कहते किसको हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन परिमेय संख्याओं को 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया, दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को भी आगे चल के फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक पूरी तरीके से परिवार बन गया। देखो, तो पूर्ण संख्याएं भी 2 प्रकार की बताई गई थी। पूर्णांक संख्याएं एक तो होती हैं पूर्ण संख्याएं और दूसरी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। थोड़ा सा मैं परिचय आपको बता रहा हूँ, आगे हम इनके एक एक संख्या के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में बांटा गया था पूर्णांक संख्याओं को। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो हम इतना लंबा परिवार कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हम आते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं पर। तो परिमेय संख्याएं कहते किसको है साथियों? सबसे पहले तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। समझ में आया ना साथियों? तो एक बार वीडियो को लाइक तो कर ही देना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे संसाधन अवेलेबल जल्दी से जल्दी करवा सकूं। परिमेय संख्याएं उसे कहते हैं साथियों जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी P/Q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है वो सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें 1/3 या फिर 5/3 या फिर 0। देखिए 0 को हम परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? इसकी एक अवधारणा है कि भाई अगर कोई संख्या है, जैसे मान के चलते हो 2 है, अगर इसके नीचे हर में कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। हर में अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या माना जाता है? 1 हर होता है, क्योंकि 1 का भाग अगर 2 में देंगे तो 2 ही तो आएगा। तो इसलिए कोई भी पूर्ण संख्या है, कोई भी अगर पूर्णांक है तो वो क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगा। इसलिए 0 के नीचे भी अगर हम 1 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन मैं आपको अंतर बता दूं कि 1 के नीचे अगर हम 0 लगाते हैं तो ये क्या नहीं होगी? हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम अगर 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? यानी कि क्या आएगा? अनिर्धारित आएगा, अनंत आएगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। समझ में आ गया? तो इससे क्या रहस्य निकला? साथ ही साथ जो परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी कि भाई जितनी भी हमारी भिन्न वाली संख्या हैं वो सब परिमेय हैं। जितनी भी हमारी दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या भी क्या होंगी? सब हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जो अपरिमेय कहलाती है। तो जितनी भी हमारी शांत संख्या होती हैं, यानी जिनको हम 2 गुणा 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, वो सब संख्या क्या होंगी? शांत होंगी। और शांत संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हमने लिया कि भाई 1/4 भाई शांत है, भाग देंगे जैसे ही हम इसका, तो आप लोग भी जानते हो कितना आंसर आएगा? 2.05। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी शांत है, तो क्या हो गई? शांत हो गई, तो क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे ही हम बात करते हैं अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती। अशांत तो है जैसे 0.333। ठीक है ना? अब ये ऐसे ही लगातार चलती जाएगी, तो हमारी ये अशांत है, लेकिन कैसी है? आवर्ती है। हमको पता है कि इसमें लगातार किसका आवर्ती हो रहा है? 3 का लगातार कंटिन्यूअस आवर्त हो रहा है, यानी लगातार 3 आ रहा है। तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो ये 2 आप लोगों को परिभाषा याद रखनी है। जितनी भी शांत और संख्याएं, पूरी शांत भी 2 तरीके की होती है साथियों। एक तो होती है आवर्ती और दूसरी होती है अनावर्ती। ये भी क्या है? अनावर्ती। तो हमारी जो शांत प्रकार की संख्याएं वो तो सब क्या हैं? परिमेय है। लेकिन अशांत तो है, लेकिन कैसी है? आवर्ती है, इस तरीके से, तो वो क्या होगी? परिमेय होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है हमारी, जैसे अशांत तो है, क्या है? लेकिन कैसी है? अनावर्ती है। अनावर्ती है, वो क्या है आपकी साथियों? वो हमारी अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यहाँ पर, जैसे सुनिएगा कि मान के चलते हो अगर कोई संख्या है कि उसके पीछे जैसे 0.235126 ऐसे लगातार चल रही है, लेकिन इसका हमें पॉइंट के बाद में अगर पता नहीं चल पाता कि कौन सा अंक बाद में आएगा, अगर हम किसी अंक का दशमलव के बाद निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो संख्या क्या होंगी? सब की सब हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी शांत जितनी भी आवर्ती अनावर्ती है सब परिमेय है। अशांत आवर्ती है तो भी परिमेय है। अगर अशांत है और क्या है? अनावर्ती है, वो सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो परिभाषा यही निकल के आई कि जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं वो सब क्या है? अपरिमेय है। आ गया समझ में? जैसे अब हम अपरिमेय संख्या को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सब क्या है? अपरिमेय। तो जितनी भी हमारी रूट वाली संख्या होंगी, जितनी भी रूट वाली संख्या है वो सब क्या है? अपरिमेय है।
और ऐसी संख्या जिनके दशमलव के बाद क्या अंक आएगा ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, वो सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। कहने का मतलब जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्या है वो सब के सब अपरिमेय आएंगी। समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ा सा मैंने नोट में लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए नोट में हर चीज़ को ध्यान रखा जाता है, भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने नोट कर दिया कि सभी, देखो क्या लिखा है, जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अर्थात इनमें दशमलव अंक के बाद में कोई भी अंक फिक्स नहीं होता, यानी निश्चित नहीं होता कि क्या आएगा। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी विशेषता है अपरिमेयों की कि भाई ऐसी संख्याएं जिनका कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, जैसे √7 है, √3 है, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो संख्या क्या है, अपरिमेय। भाई रूट में तो 4 भी आ गई, तो 4 का तो √2 हो जाता है, तो 2 तो क्या हो गई, फिर परिमेय हो गई ना। तो जितनी भी रूट वाली संख्या है जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते वो सब क्या है, अपरिमेय है। उसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई हमारा जो पाई है, ये पाई और ई का मान, ये दोनों क्या है, अपरिमेय है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 22/7 और 3.14 ये क्या है, परिमेय है। क्योंकि 22/7 क्या है भाई, ये तो हमारा P/Q के रूप में लिख दिया ना दोस्तों, तो ये तो क्या हो गया, परिमेय है। और ऐसे ही 3.14, अब देखो 3.14 का जब हम पूरा मान निकालते हैं तो एक संख्या ऐसी आती है बाद में, वो रिपीट होती है, तो रिपीट होने वाली सब संख्याएं परिमेय होंगी। तो इसी तरीके से आपको ये कन्फ्यूजन मैंने आपको यह बताया है कि अगर 22/7 और 3.14 जो मान है हमारा, ये तो होता है परिमेय, और पाई का मान और ई का मान क्या होता है, अपरिमेय। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भाई पाई का मान 22/7 लिख दो, हालांकि हम सवालों को करते वक्त लिख देते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मान नहीं आता। अगर हम संख्याओं में बात करते हैं परिमेय अपरिमेय, तो यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये वास्तविक स्थिति है संख्याओं की कि पाई का मान कुछ अलग है और 22/7 यानी 3.14 ये बिल्कुल अलग है, संख्याओं की बात करें। लेकिन हम सवालों में काम चलाने के लिए पाई का मान लगभग लिखते हैं, और लगभग अलग चीज़ होती है और एग्जैक्ट अलग चीज़ होती है। समझ में आ गया इतना? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये हमारी जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है उनकी विशेषताएं हैं, उनके गुणधर्म हैं, ये आप लोगों को याद रखना। कैसा लगा मेरा, आप लोगों को बताएंगे। आगे देखिए, अब हम अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म और देखते हैं कि अगर हम ऐसे अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या आंसर आएगा, क्या वो परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको 4 गुणधर्म बता रहा हूँ साथियों अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, ठीक है ना, उनकी संक्रिया के। तो अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, हमेशा के लिए। ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है कि जब 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उत्तर भी सदैव अपरिमेय संख्या में ही आएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे √3 और √2 को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों अपरिमेय है, तो आंसर भी देखिए साथियों √2 + √3 आ रहा है, यानी ये अपरिमेय है। अगर हम 2 अपरिमेय संख्याओं को घटाते हैं, संख्या कैसी है, दोनों अपरिमेय है, और दोनों को अगर हमने घटाया, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसका हम निश्चय नहीं कर सकते, ये हमारी संख्या के मान पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि भाई 2 + √3 ये क्या है, हमारी अपरिमेय, और √3 भी क्या है, अपरिमेय। अगर इन दोनों को घटाया जाए तो आंसर क्या आएगा, देखो √3 से √3 कट गया, आंसर क्या बचा, 2। तो 2 तो क्या है साथियों, हमारा परिमेय है ना, समझ में आ गया। अगर हम √3 में से √2 घटाते हैं तो आंसर क्या आएगा, √3 - √2। एग्जैक्ट ऐसे लिखा जा सकता है इसको, तो क्या आंसर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। तो समझ में आ गया, अगर घटाएंगे 2 अपरिमेय संख्याओं को तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि भाई अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसका निर्धारण हम संख्या के आधार पर करेंगे।
देखो √2 हमारी अपरिमेय और इधर भी √2 हमारी क्या है, अपरिमेय, दोनों अपरिमेय है। गुणा किया, आंसर क्या आया, 2। तो 2 तो क्या हो गई हमारी, परिमेय हो गई। अगर हम बात करें √3 अपरिमेय है और इधर √2 है वो अपरिमेय, दोनों को गुणा किया, आंसर क्या आया, √6 आता है। इसका आंसर क्या आएगा, √6। ऐसे भी लिख सकते हो √6 भी। तो √6 तो हमारी क्या है साथियों, अपरिमेय है ना, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया। तो आंसर अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो उत्तर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये हमारे संख्या पर निर्भर करेगा। आ गया समझ में। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करते हैं तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। कैसे, जैसे आप लोगों के लिए मैं बता दूं एग्जाम्पल लेकर के कि भाई अगर हम √2 है ना, समझ में आ रहा है, ये भी क्या है, अपरिमेय, और √2 भी क्या है, इधर हमारी अपरिमेय। इनको हमने भाग किया, क्या किया, भाग किया, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस में है, माइनस से माइनस खत्म, प्लस हो गया 1, तो 1 तो क्या है हमारी, परिमेय है ना, आ गया आंसर भाग करने पर परिमेय। अगर हम अपरिमेय की बात करते हैं तो सुनिएगा, जैसे हमने आंसर उत्तर दिया ये वाला, जैसे हमने 9 है, 9 में √3 का भाग दिया, ठीक है ना। अगर हम इसमें भाग देते तो आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर, √3 आएगा। क्या आएगा, √3। भाई 9 का रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3, और 3 में नीचे √3 है, तो ऊपर 2 है नीचे 1 है, आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। इसलिए √3 क्या है, अपरिमेय है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला इन चारों कंडीशनों से कि भाई केवल जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जो है केवल और केवल योग के लिए ही गुणधर्म का पालन करेगी। योग करने पर ही दो अपरिमेय संख्याओं का हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। बल्कि जो 3 कंडीशन है बाकी गुणा और भाग करने की, अगर अपरिमेयों को किया जाए तो उसका निर्धारण हम संख्या के आधार पर करेंगे। अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी आंसर आ सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारे सवाल के ऊपर। आ गया समझ में। एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों सभी। नोट याद रखना है, अगर किसी भी पूर्णांक में हम 0 का भाग देने पर आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, मान कर चलते हो 8/0, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसलिए साथियों ये हमारा क्या नहीं हो सकता, ये हमारी ना तो परिमेय है ना अपरिमेय है। समझ में आ गया, ना परिमेय है ना अपरिमेय है, क्योंकि हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ा है कि भाई उसके नीचे, किसी भी संख्या के नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी संख्या है उसके नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब तो वह परिमेय है। और अपरिमेय में परिभाषा क्या पड़ी कि P/Q के रूप में लिखा तो जाए, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी कभी अपरिमेय नहीं होता। तो आ गया समझ में। सुनिएगा, 0 में अगर किसी भी पूर्णांक का भाग दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बहुत बच्चे नहीं जानते इस चीज़ को कि अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो भाई आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। ये आप लोग समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन सुनिएगा, अगर हम दो अपरिमेय संख्या है साथियों, अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो कितनी आएंगी, बताओ जल्दी से, कितनी आएंगी, अनंत आएंगी। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे √3 है और √5 है, तो भाई इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या हो गई ना, बहुत सारी संख्या हो गई, तो अनंत आंसर आएगा इसका। आ गया समझ में। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं और इनका समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति में वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो संख्याएं काम में ली जाती हैं वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। भाई हमने, आप लोगों ने सुना होगा, प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा, कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका समुच्चय क्या हो गया,
प्राकृतिक n संख्याओं को इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल N बराबर ब्रैकेट लगाएंगे, मजला कोष्टक, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 डॉट डॉट n इन्फिनिटी। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होंगी और अनंत तक चलेंगी। ये आप लोगों को याद रखना है, ये परिभाषा याद रखनी कि प्राकृतिक संख्याएं जो है वो सब 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, परिभाषा में क्या पूछा गया था, सुनिएगा कि अगर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा, 0। क्यों होती है कि भाई एक प्राकृतिक संख्या, फिर दूसरी प्राकृतिक संख्या, तीसरी प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या जो है हमारी की सभी पूर्ण है ना, पूर्ण तो है। अब इनके बीच में, एक के बीच में डायरेक्ट 2 आ रहा है, तो बताओ इसके बीच में कोई संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी ना, तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है बिल्कुल पूर्ण होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी। तो अब इसके बीच में तो प्राकृतिक संख्या तो 0 होगी। आ गया समझ में, आंसर आपको यही करना है, आंसर आ गया अपना 0, कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी होंगी प्राकृतिक संख्याएं, 0 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। भाई 1 के बाद में 2 आ रहा है, अंतर कैसे निकालेंगे, इस 2 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, 1। वैसे ही अगली संख्या 3, फिर 4। अब देखो पीछे वाली में से आगे वाली घटाते तो अंतर क्या आता है, 1 ही तो आता है। आ गया समझ में। तो दो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं क्रम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर निकाला जाए तो अंतर हमेशा 1 आएगा, और बीच की संख्या निकाली जाए तो बीच में संख्या 1 भी नहीं होगी, यानी आंसर 0 होगा। आ गया समझ में। चलिए, सबसे छोटी अगर आपसे प्राकृतिक संख्या पूछी जाए, देखो मैंने टॉपिक को समझाया है, उसके बाद क्वेश्चन भी करा रहा हूं, प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में और पूछे जाने की संभावना है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। सबसे छोटी अगर आपसे प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो क्या आएगी, 1 आएगी। भाई 1 से ही तो चालू होती है प्राकृतिक संख्या, समझ में आ गया। तो सबसे छोटी 1 है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ कौन सी है। अब सबसे छोटी 1 ही है भाई, सबसे छोटी 1 है, तो इससे पहले वाली संख्या तो कुछ होती नहीं है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, कोई नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी 1 है, और 1 से पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या तो कोई होती नहीं है, आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं कि भाई प्राकृतिक जो संख्या होती है, हमको कोई समीकरण दे दिया जाता है और उस समीकरण में प्राकृतिक संख्या है, ये वाला समीकरण एक प्राकृतिक संख्या मान कर चलते हैं हम, तो x और y के हलों की संख्या कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए इस सवाल को, सवाल बहुत इंटरेस्टेड है कि मान के चलते हो ये समीकरण हमको दिया गया है और ये समीकरण एक प्राकृतिक संख्या है, यानी x और y का मान उन प्राकृतिक संख्याओं में से आपको लेना है, तब हलों की संख्या कितनी होगी। समझिए इस क्वेश्चन को, हमने समीकरण को लिख लिया x + y = 3। अब हम x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। x का मान अगर हम 1 रखते हैं प्लस y का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 3। पहली एक कंडीशन। अगर हम x का मान 2 रख दें और y का मान भी 1 रख दें तो आंसर क्या आएगा, 3। बताओ इसके अलावा x और y के मान क्या रखें कि आंसर 3 आ जाए, ऐसी और कोई भी संख्या नहीं है जो हमको 3 उत्तर ला सकती है। समीकरण का योग 3 आ जाए x की और y की वैल्यू रखने पर, ऐसा और कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कितनी कंडीशन बनी साथियों, 2 कंडीशन बनी, इसलिए हलों की संख्या कितनी होगी, केवल 2 होगी। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ऐसे सवाल करने होंगे। आ गया समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले, अब हम पढ़ते हैं साथियों प्राकृतिक संख्याओं के समवर्त नियम। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा। मैथमेटिक्स बहुत टफ है, हालांकि मेरे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन समझाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोग अगर मुझे अच्छा सपोर्ट करोगे तो मैं इसी मैथमेटिक्स को, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। जब इससे ज़्यादा इनकम होगी ना तो मैं अपने संसाधन खरीद पाऊंगा। साथियों मेरे पास संसाधनों की कमी है, गरीब आदमी हम, लेकिन फिर भी गरीब लोगों की सहायता तो करते ही हैं। एक गरीब व्यक्ति ही गरीब व्यक्ति की
सहायता कर सकता है और उसके दुख दर्द को समझ सकता है। इसलिए आपको मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट तो करना होगा साथियों, तब जा कर के मैं आपको, मेरे पास जब पैसे आएंगे, इस यूट्यूब चैनल से सपोर्ट करोगे आप, तब जा कर के मैं संसाधनों को खरीद पाऊँगा। चलिए अब हम बात करते हैं समव्रत नियम। समव्रत नियम की बात करें हम, तो इसको समझना है कंसेप्ट को अच्छे से। तो जो सभी प्राकृतिक संख्या हमारी हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है हमारी, एक से लेकर के अनंत तक, ठीक है ना, एक से स्टार्ट होंगी अनंत तक चलेंगी। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, अगर उनको जोड़ा जाए यानी योग किया जाए तो वो समव्रत होती है। समझें आप लोग किस तरीके से कि भाई अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 5। अब देखो समव्रत का मतलब है ऐसा कोई एक व्रत, इसमें मेरी सबकी सब संख्या लिखी हुई है, क्या वाली, प्राकृतिक संख्या, डॉट डॉट एन अनंत तक। मैं इसी में समझा दूंगा पूरा कंसेप्ट। तो मान के चलते हो प्राकृतिक संख्या कोई भी इस नियम, इस व्रत में से ले लीजिए आप लोग, जो 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक, ये पूरी प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, पूरा समव्रत है, यानी व्रत है पूरा, इसमें पूरी प्राकृतिक संख्या भरी हुई है। अब इनमें से ही आप कोई भी 2 संख्याओं का योग कीजिए, 3 का योग कीजिए, 5 संख्याओं का योग कीजिए, आंसर तो इसी व्रत में से निकल के आएगा ना। समझ में आ गया। जैसे मैंने 2 को लिया, इसमें से 3 को लिया, आंसर क्या आएगा 5। तो बताओ ये 5 भी इस व्रत के अंदर है या नहीं है, इसी प्राकृतिक संख्या में आएगी या नहीं आएगी। तो क्या आया आंसर कि भाई जितनी भी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो भाई वो आंसर भी क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। अर्थात योग के लिए जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो समव्रत नियम का पालन करेगी। आ गया समझ में। अगर हम बाकी के लिए करें, देखो अब गुणा के लिए हम बात करें, सबसे पहले योग के बाद में क्या करेंगे, गुणा के लिए। तो देखो गुणा करते हैं तो ये हमारा क्या है, पूरा व्रत है, इसमें हमारी सब संख्या प्राकृतिक है, ठीक है ना, अनंत तक। अगर हम इनमें से किसी भी 2 संख्याओं को मल्टीपल करते हैं, जैसे 3 × 5 किया, तो आंसर क्या आया 15। तो बताओ 15 भी इस प्राकृतिक संख्याओं में है या नहीं है ना। तो इस तरीके से जैसे 9 दूनी 18, 18 भी हमारी किस में है, इसी व्रत के अंदर है। तो क्या परिभाषा निकल के आ रही है, क्या निष्कर्ष निकला है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है अगर उनको योग किया जाए तो भी हमारी क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या आएगी। अगर गुणा किया जाए तो भी प्राकृतिक संख्या आएगी। यानी कि योग और गुणा के लिए प्राकृतिक संख्याएं समव्रत नियम का पालन करती हैं। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी होती है साथियों, बाकी और भाग के लिए, बाकी के लिए और भाग के लिए ये समव्रत नियम का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती, समझें आप लोग कंसेप्ट को। मान के चलते हो इस व्रत में से मैंने कोई संख्या 5 ले ली, ठीक है ना, और कोई संख्या 6 ले ली। अब 5 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो क्या बताओ -1 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। इसलिए बाकी के लिए प्राकृतिक संख्या काम नहीं आएगी, समव्रत नियम का पालन नहीं करेगी। वैसे ही भाग के लिए देखो, मान के चलते हो प्राकृतिक संख्या कोई 6 ली, कोई 6 ले ली, और उसके अलावा मैंने दूसरी प्राकृतिक संख्या उसको 12 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया भाई 1/2 आया। 1/2 का मतलब 0.50 आया, यानी आधा नंबर। तो क्या 0.5 या 1/2 ये 1 से कम है या नहीं, 1 से कम है ना। तो इसका मतलब हमारी प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है ना। तो ये इसमें है या नहीं है, बताओ ये इसके अंदर नहीं आएगी, समव्रत में नहीं है ये शामिल 1/2, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है प्राकृतिक संख्या। तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि भाई हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो व्यकलन यानी बाकी के लिए और भाग के लिए समव्रत नियम का पालन नहीं करेगी। दोस्तों ये 4 कंडीशन मैंने आपको समझाई हैं, दिमाग में फिक्स कर लेना अपने में। बस संसाधनों की कमी है थोड़ी सी, वरना समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। समव्रत का मतलब है 1 से लेकर के n के बीच में होना। भाई प्राकृतिक संख्याओं का समव्रत क्या कहता है कि भाई संख्याएं 1 से लेकर के अनंत के बीच में होनी चाहिए, तभी हमारे उन नियमों का पालन हो पाएगा। अब हम बात करते हैं साथियों अगली संख्याओं की, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले संख्याओं के बारे में और अगले चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है साथियों, नंबर सिस्टम 7-8 दिन में जाकर के कंप्लीट होगा, लेकिन आपको इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, ये आप लोग कंफर्म कर लें, ठीक है साथियों। और मुख्य परीक्षा और पात्रता दोनों के लिए ये प्रश्नावली है। मैं
कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण मैं आप लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दे पाता जो बड़ी बड़ी कोचिंगें देती है। लेकिन साथियों, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लास लेंगे आप लोगों को तो समझ में भी आएगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 10 बजे सुबह तैयार रहें मैथमेटिक्स के लिए। धन्यवाद।